आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, बहुत ही सामान्य समस्या, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं जिससे आपको पता लगे कि आपको कब्ज की शिकायत है, ताकि उसका उपाय किया जाए। या कॉन्स्टिपेशन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, घरेलू उपचार क्या क्या हो सकते हैं, क्या सावधानी बरतें कि कब्ज की शिकायत नहीं रहे या उसमें आराम आ जाए। और हमारे घर पर जो उपाय करने हैं, जो लाइफ स्टाइल में चेंज करने हैं, उससे भी अगर काम नहीं बन रहा तो फिर क्या बेहतर ट्रीटमेंट हो सकता है ताकि जिंदगी भर हमको इससे परेशान नहीं रहना पड़े। इन्हीं सब के बारे में आज बात करेंगे। पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कब्ज क्या है। यदि किसी इंसान को पेट खुल करके साफ नहीं होना, फ्रेश होने गए, पेट तसल्ली पूर्वक पूरा खुल करके साफ नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो अभी अधूरा है, तो यही समझा जाएगा उस इंसान को कब्ज की शिकायत है। कब्ज को समझने के लिए सबसे पहले हम इसके लक्षण या सिम्टम पर बात करेंगे। किसी को फ्रेश होने की अर्जिंग ही नहीं बने, ऐसा मन ही नहीं हो कि फ्रेश होने जाना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन निकल जाए, यानी कि रोज रूटीन में फ्रेश होने की अर्जिंग नहीं बन रही है, तो कब्ज की शिकायत है। भले ही रोज फ्रेश हो रहा है कोई इंसान, पर उसको स्टूल जो हो रहा है पास वो ड्राई है या हार्ड है, जोर लगाना पड़ रहा है, या ज्यादा देर फ्रेश होने के लिए बैठना पड़ रहा है, मतलब कब्ज की शिकायत है। पेट फूला हुआ सा रहना, बहुत सख्त या हार्ड रहना, ये भी कब्ज की शिकायत के सिम्टम है। बहुत गैस बनना, गैस पास होना, डकारे आना, ये भी कब्ज की शिकायत के ही कारण है। तो इन लक्षणों से आपको ये तो कंफर्म हो जाएगा कि आपको कब्ज की शिकायत है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है आपको, और इसके लिए आपको कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन या कब्ज के क्या क्या मुख्य कारण हैं, क्योंकि अगर कारण आपको समझ में आते हैं तो उनमें से जितना आप हो सके उनसे बचो। कि भाई किसी बीमारी का अगर कारण ज्ञात हो जाए तो उससे बचने की कोशिश हो सकती है। बात करते हैं जो बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन का, वो है महीन आटा काम में लेना या मैदा काम में लेना। आजकल लाइफ स्टाइल की भागदौड़ या समय के अभाव के कारण लोगों में फास्ट लाइफ के चक्कर में फास्ट फूड का चलन ज्यादा हो गया। इसके अलावा घरों पर भी सुंदर मुलायम रोटी चाहिए, तो मोटा आटा पिसवाना बंद हो गया। पहले ज्वार बाजरा या मिक्स आटा या दलिया ऐसी चीजें ज्यादा काम में लेते थे लोग, पेट अच्छा रहता था, पाचन ठीक रहता था उससे, क्योंकि उसमें फाइबर ज्यादा होता है। तो एक बड़ा कारण तो ये है कि आप बारीक आटा काम में ले रहे हैं, तो इससे आपको हो सके ज्यादा बचना चाहिए। दूसरा बड़ा कारण है आप लो फाइबर डाइट में मोटा आटा मोटा अनाज तो हो गया। दूसरा बड़ा कारण है फल और सब्जियां जो खा रहे हैं, खासकर फल, उसमें भी लोगों को समय का अभाव है, कौन काटेगा कौन छिलेगा, बर्तन धोने पड़ेंगे, क्योंकि लोगों के पास समय कम है या आलस भी है, या स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी कम है। लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन के लिए मुझे फल सब्जी लेना पड़ेगा, खाना खाने से ही केवल काम नहीं चलेगा, तो वो क्या करते हैं, जूस ले लिए। जूस में आपको फाइबर का ज्यादातर पार्ट खत्म हो गया, वो तो कचरे में गया, इसलिए फलों को आप काट करके या डायरेक्ट धो करके छिल करके खाएं। कुछ लोगों में ये भी देखने को मिल रहा है कि जब स्टूल के लिए अर्जिंग हुई, मन बना कि अब फ्रेश होना चाहिए, या तो व्यवस्था नहीं है या फिर आलस आ गए या कुछ काम में बिजी हैं, और उस अर्ज को हमने इग्नोर कर दिया। ज्यादा समय तक उस इच्छा को रोकने की वजह से भी हाथों में जो नर्व एंडिंग्स है वहां पर धीरे धीरे नुकसान होने लग जाता है। अभी तो आपने आलस करा था, फिर वो भी आलस करती है, तो धीरे धीरे कब्ज रहने की शिकायत हो जाती है। इसके अलावा एक कारण ये है, ज्यादातर लोग अपनी बिजी लाइफ के चक्कर में जब समय मिला जब खाना खा लिया, जब भूख लगी जब खाना खा लिया। पाचन तंत्र की सबसे ज्यादा सक्रियता सुबह रहती है, तो सबसे ज्यादा मुख्य भोजन या अधिक मात्रा का भोजन सुबह लेना चाहिए, यानी कि नाश्ते की जगह मेन भोजन होना चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है आजकल। विदेशों के देखे देख हम भी विदेशी बनने की कोशिश करते जा रहे हैं, और आजकल के नई पीढ़ी के लोगों को तो बड़ी समस्या है। पहले नाश्ता चाहिए, फिर लंच चाहिए, फिर डिनर चाहिए,
तो सबसे मेन भोजन तो सुबह का होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा सक्रिय जो पाचन की कंडीशन है वो मॉर्निंग में है। उसके बाद दिन में उससे हल्का लो, और रात को शाम को जब खाओ तो उससे भी हल्का लो, पाचन अपने आप ठीक रहेगा। ये कुछ चीजें हैं। इस तरह की कुछ गलतियां आप और हम ज्यादातर लोग कर देते हैं जाने अनजाने में, और इसी वजह से कब्ज की शिकायत से परेशानी हमको होती है। इसके अलावा आपके आंतों में अगर ड्राइनेस रहेगी, यानी कि जो लोग कम पानी पी रहे हैं उनको पानी की कमी रहेगी या अंदर फ्लूइड की कमी रहेगी, ड्राइनेस रहेगी आंतों में, तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन होगा। इसके अलावा फिजिकल जो एक्टिविटी है उसकी कमी आप में से जो लोग रख रहे हैं, नियमित कोई व्यायाम नहीं कर रहे, दौड़ भाग चलना फिरना पैदल ये सब नहीं कर रहे हैं, बैठक ज्यादा है, क्योंकि आजकल की लाइफ ऐसी हो गई आपकी हमारी सबकी की ज्यादातर समय तो बैठने का ही काम है, जो भी काम कर रहे हैं बैठ के कर रहे हैं। तो सीडेंटरी लाइफ की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत ज्यादा सामने आती है। सबसे बड़ा एक और कारण हो सकता है, वो है गुस्सा और चिड़चिड़ापन। आपको गुस्सा आता है तो आपके अंदर की सारी प्रक्रिया, सारे हार्मोन, सारे केमिकल सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। किसको कितना बनना है, कहाँ बनना है, कितना बनना था, कितनी देर के लिए बनना था, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। तो गुस्सा चिड़चिड़ापन सबसे बड़ा कारण हो सकता है कॉन्स्टिपेशन का, क्योंकि हमको यूं समझो कि दिमाग में कब्ज है, कुछ चीजें हमको नहीं पचती इमोशनली, इसलिए बुरी लग जाती है, इसलिए हमको गुस्सा आ जाता है, चिढ़ जाते हैं। तो मेंटली हम कॉन्स्टिपेटेड हैं, तो हमको फिजिकली कॉन्स्टिपेशन होना ही है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, मस्त रहें। ज्यादातर चीजों को जो बुरा लग सकता है, जो जिससे हमको चिढ़ सकते हैं, उसको टालने की कोशिश करो। ठीक है यार, कोई बात नहीं, इजी गोइंग लेंगे तो ज्यादा चिढ़ेगा नहीं मन, और ज्यादा गुस्से में नहीं आएंगे तो हमारी जो अंदर के सारा केमिकल वगैरह है, जो केमिकल हार्मोन सब है, वो सारा डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ये तो हो गए लगभग मेन कारण मैंने आपको गिना दिए। इनमें से जितना आप ध्यान रखेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं उपाय के बारे में। सबसे पहला उपाय, स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करनी है, गुस्सा होने से, चिढ़ने से बचना है। ये उपाय, ज्यादातर उपाय कारणों में से निकल के आएंगे। हमारी डाइट में फाइबर की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, जैसे अनाज मोटा या मिक्स अनाज, और उसके अलावा फल जब खा रहे हैं तो जूस की जगह कोशिश करो कि फल ही खाएं। आप अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फाइबर लेने की कोशिश करें। इसके अलावा रात को सोने से पहले गुनगुना पानी पी लें, 1 गिलास 2 गिलास जितना हो सके। जब सुबह उठेंगे तो सबसे पहले गुनगुना पानी पियो। रात को गुनगुना पानी पी के सोएंगे जब आप, तो आपकी आंतों का टेम्परेचर नॉर्मल रहेगा। जितने टेम्परेचर पर आंतों में हार्मोन्स और केमिकल्स अच्छे से सिक्रेट होते हैं, वो तापमान को मेंटेन रहने में मदद मिलेगी। तो गुनगुना पानी पीने से भी आपको फायदा दिखेगा। रात को सोते वक्त गुनगुना पानी लेने, सुबह उठते गुनगुना पानी लेने। इसके अलावा खाना खाने के बाद सौंफ चबाने की आदत डालें। 1-2 चम्मच सौंफ सुबह के खाने के साथ, शाम के खाने के साथ एक आदत में रखें कि खाना खाने के बाद हम सौंफ लेंगे, देसी वाली। उसको बारीक चबा चबा करके निगलना है, पानी से नहीं निगलना। उससे क्या होगा, बहुत सारी लार बनेगी, पाचन में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा और सावधानी आप क्या रख सकते हैं, कोई भी ठंडी चीज यानी कि कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा पानी, फ्रिज से निकली हुई कोई चीज, ठंडी कोई भी चीज मत लो, क्योंकि ठंडा जब अंदर जाएगा आपके शरीर में तो आंतों को सिकोड़ेगा। आंतें सिकुड़ेगी तो रस कम बनेगा, वहां पर जो पाचन रस है उसको निकलने के लिए भी छेद है, वो सिकुड़ने से कुछ छेद बंद हो जाएंगे। तो गुनगुना पानी पीने की जब हेल्प मिलती है, तो ठंडा पानी पीने से या ठंडी कोई चीज खाने से हमको नुकसान भी होगा डाइजेशन में। उसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, कंफर्म है, चाय हो गया, तंबाकू हो गया, और भी कोई नशा है, इनको यथासंभव बंद करें या जितनी कटौती हो सके करें, क्योंकि ये आपके डाइजेशन में नुकसान कर रहे हैं, आपको लीवर पे, आंतों पे, सब जगह नुकसान करेंगे। सब बातों का ध्यान रखने के बाद भी अगर हमको तसल्ली पूर्वक डाइजेशन नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत थोड़ी बहुत रहती ही है फिर भी, तो फिर आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है। उसके लिए आपको नेचुरल ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे केस भी आते हैं कॉन्स्टिपेशन के कि 5 दिन तक, 8 दिन तक, 10 दिन तक भी कॉन्स्टिपेशन रहता है, फ्रेश नहीं हो रहे, खाना खा रहे हैं, भूख भी लग रही है, लेकिन फ्रेश नहीं हो रहे, 10 दिन 8 दिन निकल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एनिमा लगाना पड़ रहा है, डूफालेक, डल्कोलेक जैसी दवाइयां गैस्ट्रोलॉजी वाले डॉक्टरों ने उनको चला रखी है। उसके बाद उन्होंने कुछ महीनों के बाद उन्होंने ही मना कर दिया कि भाई इससे ज्यादा नहीं दे सकते, इस समय के साथ धीरे धीरे ठीक होगा। ऐसे केस भी हमारे पास आकर के ठीक हुए, यानी कि होम्योपैथिक में ऐसा ट्रीटमेंट बहुत आसानी से हो जाता है, बस परफेक्ट मेडिसिन सेलेक्ट करनी पड़ती है।
कुछ मरीज ऐसे भी आते हैं हमारे पास, महीने 2 महीने तक ऐसी स्थिति है कि केवल गैस पास हो रही है, स्टूल पास ही नहीं हो रहा, खाना बराबर खा रहे हैं, केवल गैस पास हो रही है, स्टूल पास नहीं हो रहा। इतनी सीवियर कॉन्स्टिपेशन वाले केस भी ठीक होके जाते हैं। तो इससे ये तो प्रमाणित होता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर मेडिसिन चल रही है तो आपका कॉन्स्टिपेशन किसी भी तरह का हो, कितना ही पुराना हो, ठीक हो जाएगा। समय लग सकता है ठीक होने में, जितनी पेचीदा कंडीशन है उस हिसाब से टाइम लग सकता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। आजकल सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे आप कुछ भी सलाह, तरह तरह के डॉक्टर, बिना डॉक्टर के भी सलाह मिलती रहेगी, ये दवा ले लो, ये कर लो, वो कर लो। हर पेशेंट का, हर इंसान का कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग होता है, शरीर की प्रकृति अलग है, मन की प्रकृति अलग है, उसके जीवन में टेंशन अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसकी अपनी अपनी प्रकृति होती है। तो आप किसी अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करें, डिटेल केस हिस्ट्री के बाद आपकी दवा सेलेक्ट की जाएगी, ट्रीटमेंट चालू होगा। वो ट्रीटमेंट आप कुछ समय तक लेंगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन कितना ही पुराना हो, कितना ही जिद्दी वाला हो, 100% ठीक होगा।